हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीके क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने 5 राज्यों के बारे में, जिसमें से पिछली वीडियो में हमने बरार और बीजापुर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के बारे में। अहमदनगर को शुरू करने से पहले मैं वो एक बार याद करने की ट्रिक आपको और बता देता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार जान लीजिए। और उसको याद करने की ट्रिक हमने ये लिखी हुई है। क्या है? बड़ा बीज अहमदनगर के गोलकुंड में बोया। यानी सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था बरार, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद अहमदनगर, उसके बाद गोलकुंडा, उसके बाद बोया से बीदर। याद रखिएगा, ठीक है। तो बरार और बीजापुर हमने पढ़े थे, आज हम पढ़ते हैं इस अहमदनगर को। तो चलिए चलते हैं अहमदनगर पर। अहमदनगर दोस्तों 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना होती है। 1498 और क्या हुआ था? वास्को डी गामा भारत आया था, तभी इस अहमदनगर की स्थापना होती है। और स्थापना करते हैं मलिक अहमद। मलिक अहमद ने यहाँ पर निजाम शाही वंश की स्थापना की। तो 3 प्रश्न आपके एक लाइन में तैयार हो गए। अहमदनगर, स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना कब हुई? 1498 में। किसने की? मलिक अहमद ने। और निजाम शाही वंश कहाँ पर स्थापित हुआ? तो अहमदनगर में। हमने जाना था कि महमूद गवां की मृत्यु के बाद बहमनी अस्त व्यस्त हो गया था, और इसकी मृत्यु के बाद मलिक अहमद को बहमनी का वजीर बनाया गया था। ये मलिक अहमद के बारे में छोटी सी बात। और उसको निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। वही मलिक अहमद ने आगे चलकर अहमदनगर की स्थापना की थी। और इसने जुन्नैर के स्थान पर अहमदनगर को राजधानी बनाया। पहले इसने अहमदनगर की स्थापना की, यानी एक नगर बसाया अहमदनगर, और फिर उसको राजधानी बनाया। तो अहमदनगर के मलिक अहमद के बारे में इतना ही। उसके बाद जो शासक बनता है बुरहान निजाम शाह। ये एक अल्पवयस्क शासक था, लेकिन इसका भाग्य अच्छा था कि इसको एक योग्य प्रधानमंत्री मुकम्मल खान दक्कनी की सेवाएं प्राप्त हुई। तो ये मुकम्मल खान दक्कनी याद रखना। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रांत है ना, इनके जो शासक या प्रधानमंत्री हुए हैं, जो फेमस हैं, तो इनके नाम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि मुकम्मल खान दक्कनी कौन था या किस राज्य से संबंधित था। तो ये अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। ये आपको जवाब लिखना होता है। अगला जो शासक था वो था हुसैन निजाम शाह। अहमदनगर में ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था, हुसैन निजाम शाह। इसके समय में क्या हुआ देखिए। विजयनगर के राम राय के नेतृत्व में एक संघ बनाया गया। ये हमने विजयनगर को जब पढ़ा था, तब हमने जब राम राय को पढ़ा था, ये जाना था कि राम राय ने विजयनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को मिलाकर एक संघ बनाया और आक्रमण किया था अहमदनगर पर। और ये आक्रमण हुआ था हुसैन निजाम शाह के समय में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद 1565 में हुसैन निजाम शाह ने क्या किया? इसने भी अपनी कूटनीति चली। पहले जिन राज्यों का सहारा विजयनगर ने लिया था, उन्हीं राज्यों को इसने अपनी ओर मिला लिया कूटनीति से। किन किन राज्यों को? अहमदनगर ये स्वयं, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर का इसने मिलाकर संघ बनाया और आक्रमण किया विजयनगर पर। और ये युद्ध जाना जाता है तालीकोटा के युद्ध के नाम से। ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। थोड़ा सा विजयनगर जब हमने पढ़ा था, तब भी तालीकोटा युद्ध के बारे में जाना था। तो तालीकोटा युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है। और विजयनगर के इतिहास में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बाद विजयनगर छिन्न भिन्न हो गया था। इस युद्ध के बाद विजयनगर को हार मिली, और इसका जो मंत्री था राम राय, उसका वध हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से किया था, क्योंकि ये भरा बैठा था पिछली हार का बदला जो लेना था। तालीकोटा युद्ध, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे और कौन नहीं थे। सबसे पहले इसका समय 23 जनवरी 1565। एक तरफ कौन कौन से राज्य थे? एक तरफ थे अहमदनगर,
बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। ध्यान रखना बरार इसमें शामिल नहीं था। और दूसरी तरफ था विजयनगर। विजयनगर का शासक कौन था? राजा तो था सदाशिव राय, लेकिन ये नाम मात्र का था। जो शक्तिशाली था वो मंत्री था राम राय। और इस विजयनगर की इस युद्ध में हार होती है। ठीक है, तो तालीकोटा युद्ध आप जान गए। तालीकोटा युद्ध के और क्या क्या नाम थे? राक्षसी तगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, ये भी इस युद्ध के नाम है। हुसैन निजाम शाह की एक पुत्री थी चांद बीबी, और इसका जो विवाह हुआ था बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। जब हमने बीजापुर को पढ़ा था तब भी इनका जिक्र आया था। आपने न देखा हो तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। अगले सुल्तान होते हैं मुर्तजा निजाम शाह। इनके समय में पहली बार अहमदनगर पर मुगलों का आक्रमण हुआ था। इनके बारे में कुछ खास नहीं है। अगला जो कैरेक्टर आता है वो है चांद बीबी। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इतिहास में कभी भी किसी महिला ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। और दक्षिण भारत में ऐसा ही एक कैरेक्टर है चांद बीबी। तो जानिए चांद बीबी। चांद बीबी अभी हमने जाना हुसैन शाह की पुत्री थी, और इसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था अली आदिल शाह, बीजापुर के अली आदिल शाह से। जब बीजापुर के अली आदिल शाह की मृत्यु हुई 1580 ईस्वी में, उसके बाद 4 वर्ष तक ये बीजापुर में रहीं, और बीजापुर में इन्होंने शासन का संचालन भी किया, क्योंकि इनका जो भतीजा था वो अल्पवयस्क था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो 4 वर्ष उसका सहयोग किया। उसके बाद 1584 ईस्वी में ये बीजापुर से अहमदनगर लौट आए। अहमदनगर यानी कि अपने मायके में, और यहाँ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। जब कोई महिला मायके में आकर वहाँ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती है तो वहाँ का जो पुरुष वर्ग है, जो राज परिवार से संबंधित पुरुष वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा यहाँ पर भी हुआ। तो क्या हुआ? अहमदनगर में उत्तराधिकार के संबंध में विवाद हुए और दलबंदी प्रारंभ हो गई। इसी तरह प्रमुख 2 दल बने। एक दल का समर्थन किया मियां मंजू दक्कनी ने, और दूसरे पक्ष का समर्थन किया चांद बीबी ने। अब मियां मंजू को जब अपने गुट की शक्ति कम जान पड़ी और इस संकटग्रस्त स्थिति को भांपकर इसने मुगल सम्राट के पुत्र मुराद से अपनी सहायता के लिए याचना की। मुगल सम्राट का पुत्र था, मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था मुराद, और इस मुराद ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि चलो हम आते हैं अहमदनगर। आगे क्या घटनाक्रम हुआ? 1593 ईस्वी में मुगल सेना आ धमकी अहमदनगर, और इसका नेतृत्व किया मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब अहमदनगर पर मुगल सेना ने आक्रमण किया तो उसके सेनापति या सेना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना। इनके नेतृत्व में मुगल सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण किया 1593 ईस्वी में। और चांद बीबी ने डटकर मुकाबला किया मुगल सेना का, और अहमदनगर पर उनका अधिकार नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों, मुगल सेना को नाको चने चबा दिए चांद बीबी ने, और अहमदनगर की रक्षा की। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद अंततः इसको समझौता करना पड़ा। क्या समझौता हुआ? जो बरार का क्षेत्र था वो मुगलों को दे दिया गया। बरार का क्षेत्र, जब बरार पड़ा था, बरार को अहमदनगर ने हथिया लिया था, हड़प लिया था, वही क्षेत्र ने मुगलों को दे दिया। लेकिन जैसे ही मुगल वापस लौट गए, चांद बीबी ने पुनः बरार पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार इसने अपने क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार नहीं होने दिया। लेकिन 1599 में क्या हुआ? एक क्रुद्ध भीड़ ने, इसके कई विरोधी थे, असंतुष्ट थे, ऐसे ही क्रुद्ध भीड़ में से एक व्यक्ति ने चांद बीबी की हत्या कर दी 1599 ईस्वी में। तो इनकी कहानी इस तरह खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही परिदृश्य थे से ये गायब होती हैं, वैसे एक नए चरित्र का उदय होता है, वो है मलिक अंबर।
1599 ईस्वी में चांद बीबी की मृत्यु होती है और 1600 ईस्वी में मलिक अंबर एक शक्तिशाली वजीर के रूप में उदित होता है और इसने जो सत्ता संभाली वो 1600 से 1626 ईस्वी तक इसी का बोलबाला रहा अहमदनगर की राजनीति में। देखिए कैसे। मूलतः यह एक अबिसिनियाई दास था। कौन दास था? मलिक अंबर। ये चरित्रों के बारे में याद रखना, कौन था, कहाँ का था, कहाँ इसने काम किया, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। मुर्तजा द्वितीय। चांद बीबी की मृत्यु के बाद मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित कर दिया गया और नाम मात्र का सुल्तान बना और स्वयं वजीर बना मलिक अंबर, जिसने अहमदनगर की कमान संभाली। लेकिन इसने अहमदनगर के साथ वफादारी निभाई, कूट कूट कर निभाई। इसने मुगलों के सम्मुख नतमस्तक न होने का संकल्प लिया था। इसने छापा मार युद्ध प्रणाली को अपनाया और उसमें कुशलता हासिल की और इस युद्ध प्रणाली से मुगलों को कई बार हराया। दोस्तों, मलिक अंबर के समय जो दिल्ली पर शासन था वो जहांगीर का था। दिल्ली पर शासन किसका था? जहांगीर का था। और जहांगीर के पुत्र शाहजहां, यानी तब उसको खुर्रम कहा जाता था, उसने अहमदनगर पर कई बार आक्रमण किए। इनके बीच चूहा बिल्ली जैसा खेल चलता ही रहा, लेकिन खुर्रम इसको जीत नहीं पाया, अहमदनगर पर जीत हासिल नहीं कर सका, क्योंकि मलिक अंबर ने छापामार युद्ध प्रणाली में निपुणता हासिल की थी और इस युद्ध प्रणाली से खुर्रम पार नहीं पा पाया। इसने प्रशासनिक व्यवस्था में एक अच्छा काम भी किया। क्या अच्छा काम किया? टोडरमल, जो अकबर के समय इनका मंत्री हुआ करता था, टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और इजारा, जिसको ठेके की प्रथा कहते हैं, ऐसी टर्म्स याद रखना, शब्दावली पूछ ली जाती कई बार। इजारा क्या था? तो ये भूमि को ठेके पर देने की प्रथा थी, इसको इसने समाप्त कर दिया। इस तरह भू राजस्व व्यवस्था में भी इसने सुधार किए। किसने? मलिक अंबर ने। मलिक अंबर के समय तो अहमदनगर पर दिल्ली का अधिकार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद, क्योंकि 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ ही समय बाद 1633 ईस्वी में जब शाहजहां सम्राट बनता है, शाहजहां कब बना था? 1628 ईस्वी में। तो शाहजहां ने अहमदनगर पर अंतिम रूप से जीत हासिल कर ली और इस प्रकार अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अगला प्रांत हम पढ़ते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा लगभग 170 वर्ष तक स्वतंत्र रहा, 1518 से 1687 ईस्वी तक। अब स्वतंत्र गोलकुंडा की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कुली शाह। याद रखना, कुली शाह ने स्वतंत्र गोलकुंडा की स्थापना की। थोड़ा सा देख लें गोलकुंडा था क्या। गोलकुंडा मूलतः वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर स्थापित हुआ था, जिसको बाद में मोहम्मद शाह, ये कौन है? मोहम्मद शाह प्रथम ने जीतकर बहमनी राज्य में मिला लिया था। बहमनी का जो सुल्तान था मोहम्मद शाह प्रथम, जिसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, उसी ने इस गोलकुंडा को जीत लिया था और जीतकर बहमनी साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये था गोलकुंडा का थोड़ा सा इतिहास। अब बहमनी के पतन के बाद 1518 ईस्वी में इस कुली कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में गोलकुंडा की स्वतंत्रता की घोषणा की और वहां पर कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? कुतुब शाही। दोस्तों, मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज को बहुत देर तक पढ़ाएंगे तो आप लोग कुछ कर जाएंगे ना, इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ जल्दी से। चलिए, इब्राहिम कुतुब शाह। अगला शासक इब्राहिम कुतुब शाह। ये विद्वान था, सुसंस्कृत और हिंदू मुसलमान दोनों में लोकप्रिय था, यानी ये काफी अच्छा शासक था इब्राहिम कुतुब शाह। ये पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की। इसके समय में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगले शासक हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनका नाम याद रखना, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी, जो आज भी जीवित है। हैदराबाद नगर बहुत अच्छे से हम जानते हैं।
इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया। ये चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। किसने कराया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नाम याद रखना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने एक काम और किया, दक्कनी उर्दू। दक्कनी उर्दू का पहला काव्य संग्रह दीवान इनके समय में लिखा गया। ये अकबर का समकालीन था। कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था। और अहमदनगर में अकबर का समकालीन कौन था? चांद बीबी। चांद बीबी के बाद मलिक अंबर किसका समकालीन था? जहांगीर का। ये ध्यान रखना, इससे क्या होता है, आपको कालक्रम याद रहता है कि कौन किसके समय का था। तो मोहम्मद कुली शाह अकबर का समकालीन था, यानी अकबर के समय में ही हैदराबाद नगर की स्थापना हुई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। दोस्तों ये गोलकुंडा था ना, ये साहित्य और स्थापत्य की दृष्टि से इसको साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहा जाता है, क्योंकि गोलकुंडा में साहित्य की काफी उन्नति हुई थी, और विशेषकर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में। अगला जो सुल्तान हुआ, यहाँ का शासक हुआ, वो हुआ अब्दुल्ला। और हमने यहाँ साथ में लिखा है हयात बख्श बेगम। क्यों लिखा है जानिएगा। ये कैरेक्टर भी याद रखना कि हयात बख्श बेगम कहाँ से संबंधित हैं, तो गोलकुंडा से। अब्दुल्ला के अवयस्क होने के कारण उसकी सुयोग्य माता हयात बख्श बेगम ने शासन का संचालन किया। जब कोई अवयस्क को सिंहासन पर बिठाया जाता है तो उसके समय कोई ना कोई योग्य व्यक्ति सत्ता को संभालता है, या कहें कि जरूरत पड़ती है तभी योग्यता निखर के आती है। योग्यता कहीं ना कहीं दबी होती है। तो महिलाओं में भी योग्यता थी, जब मौका पड़ा तो उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई। ऐसे ही महिला थी एक हयात बख्श बेगम, जिनका जब पुत्र अब्दुल्ला अवयस्क था तो उन्होंने गोलकुंडा के शासन का संचालन किया। दो कैरेक्टर ये हैं, मदन्ना और अकन्ना। ये कौन थे? ये दो ब्राह्मण भाई थे जो गोलकुंडा सल्तनत के अंतिम 2 दशकों में उभरे। ये गोलकुंडा दरबार में मंत्री थे। तो मदन्ना अकन्ना का नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ इन्होंने भी वहां के प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गोलकुंडा के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जैसे गोलकुंडा हीरों के बाजार के लिए विश्व प्रसिद्ध था। गोलकुंडा से कोहिनूर, विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खदानों से। और क्या गोलकुंडा का प्रसिद्ध है? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम क्या है? गोलकुंडा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम को इस आधुनिक भारत में हम बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। उनके पीछे कई युद्ध भी हुए। गोलकुंडा के साथ क्या हुआ था? अंततः 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1687 ईस्वी में। और इसके एक साल पहले 1686 ईस्वी में किसको मिलाया था इसने? किसको मिलाया था? बीजापुर को। ठीक है, बीजापुर को जब ने पढ़ा था तब जाना था। अगला जो राज्य बना था बहमनी नगर के विघटन से, वो था बीदर। और ये सबसे अंत में बना था। अंत में क्यों स्वतंत्र हुआ था? क्योंकि बीदर उस समय बहमनी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो जब कोई राज्य सिकुड़ता है, छोटा 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 जब रह जाता है, तो कम से कम अंततः राजधानी तक तो सीमित रहता ही है। ऐसा ही बहमनी के साथ हुआ था कि अंततः वो सीमित होकर बीदर तक ही रह गई थी। और 1527 ईस्वी में जब बहमनी के अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला की मृत्यु होती है, उसके बाद बीदर भी स्वतंत्र हो जाता है। और बीदर को स्वतंत्र कौन करता है? कासिम बरीद। कासिम बरीद ने 1527 ईस्वी में बीदर की स्वतंत्रता की घोषणा की और वहां पर बरीद शाही वंश की स्थापना की थी। और ये बीदर कब तक स्वतंत्र रहा? 1618 ईस्वी तक। 1618 ईस्वी में बीदर को बीजापुर ने हड़प लिया था। बीदर को किसने हड़प लिया था? इस बीजापुर ने। बीबी याद रखना, ठीक है, बताया था। तो इस तरह 90 वर्ष के बीदर के शासनकाल का भी अंत हो गया। अब हम संक्षेप में देख लेते हैं कि इन स्वतंत्र राज्यों की राजधानियां, राजवंश क्या थे। खानदेश, जिसको अभी हमने नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। खानदेश है वर्तमान में बुरहानपुर, और ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला पड़ता है, बुरहानपुर। इस बुरहानपुर में फारूकी वंश की स्थापना की थी मलिक रजा ने।
इसको बाद में पढ़ेंगे, घबराना नहीं। बरार, ये हमने पढ़ा है। बरार सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था। यहाँ की राजधानी थी एलिसपुर और गाविलगढ़। यहाँ पर फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? फतेह उल्लाह इमाद शाह ने। फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। दूसरा जो राज्य स्वतंत्र हुआ था बीजापुर, राजधानी कहाँ थी? नौरसपुर। नौरसपुर किसने बसाया था? बीजापुर के सबसे महान शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। उन्होंने किताबें नौरस भी लिखी थी और नौरसपुर नगर भी बसाया था। इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। रिकॉल करा कीजिए पीछे की बात है, वरना भूलते जाओगे। और बीजापुर, स्वतंत्र बीजापुर की स्थापना की थी यूसुफ आदिल खान ने। और यहाँ का वंश कौन सा था? आदिल शाही वंश। अगला स्वतंत्र होने वाला राज्य था अहमदनगर। यहाँ की राजधानियां क्या थी? सबसे पहले जुन्नर थी। मलिक अहमद ने अहमदनगर बनाई थी। बाद में इसकी राजधानी खिरकी भी रही थी। सबसे पहले स्वतंत्र किसने किया था? मलिक अहमद ने। और यहाँ पर निजाम शाही वंश स्थापित हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र हुआ था गोलकुंडा। इसकी राजधानी भी थी गोलकुंडा। यहाँ पर कौन सा वंश स्थापित हुआ था? कुतुब शाही। किसने स्थापित किया था? कुली शाह। सबसे अंत में जो राज्य बना था वो बीदर। राजधानी कहाँ थी? बीदर। यहाँ पर कौन सा वंश था? बरीद शाही। बीदर बरीद, बीदर बरीद। और किसने बनाया था ये? कासिम बरीद ने। तो इस तरह ये संक्षेप में आखिरी पे हमने देखा। दोस्तों इस तरह हमने बहमनी राज्य के विघटन के बाद जो 5 राज्यों का उदय हुआ था उनके बारे में हमने जाना। वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखिएगा। नोट्स जो हमने बनाए हैं आप खुद से नोट कर लीजिएगा या हमें मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।